नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा अपने YouTube चैनल माध्यम लॉ बाय अमित सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया कि हर सब्जेक्ट में इंटरलिंकिंग का अपना क्या महत्व होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार में इंटरलिंकिंग वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या हर क्वेश्चन इंटरलिंकिंग वाला ही हो। काफी कुछ क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे जाते हैं और हम अगर बात करें कि लगभग 40% पेपर ऐसा भी आपका रहता है, 20%, 40% स्टेट वाइज चीजें वेरी करती रहती हैं। तो हम अगर बात करें कि 20 से 40% तक आपका पेपर ऐसा रहता है कि जिसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। हम डीजीएस की बात करें या हरियाणा की बात करें तो वहां पर आपको 100% जो भी चीजें मेंशन करना या लिखना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें बाकायदा सीधा साधा क्वेश्चन नहीं, काफी कुछ इंटरलिंक करके ही चीजें पूछी जाती हैं। तो हम अगर अपनी प्रिपरेशन या जो कुछ भी हम लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें कई सारे प्रोविजंस को अगर हम मिला जुला करके पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा कि हम सीधे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन से जुड़े रहते हैं। और अगर कनेक्टेड प्रोविजंस या इंटरलिंकिंग वाले प्रोविजंस के साथ में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उन क्वेश्चंस को भी बहुत प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम सीपीसी का एक क्वेश्चन उठाएंगे और हम कंपेयर करेंगे। दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रेस जुडिकेटा पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सेक्शन 11 लिखना है और बाकी थोड़ा बहुत इंटरलिंक करना है इधर उधर से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल प्रोसीजर कोड में सेकेंड सूट की प्रोसीडिंग पर बार लगाया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधानों पर चर्चा करी है। तो अब अगर यहां पर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो केवल सेक्शन 11 नहीं, केवल रेस जुडिकेटा नहीं पूछ रहा है आपसे, उन सभी प्रोविजंस के बारे में पूछ रहा है जिनके बेसिस पर बार जो का बार लगाया जा सकता है। हम अगर बात करें रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, सेकेंड सूट की प्रोसीडिंग जो होता है या सेम मैटर पर फिर से अगर कोर्ट में मामला आता है तो उस पर रेस जुडिकेटा का भी रेस्ट्रिक्शन लगता है और रेस सब जुडिस का भी रेस्ट्रिक्शन लगता है। इसके अलावा में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं सीपीसी के अंतर्गत कि जहां पर आप देखेंगे कि वो प्रोविजन भी सेकेंड सूट की प्रोसीडिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है दूसरी सूट पर तो फिर ये अदर तरीके की जो प्रोविजंस किए गए या सीपीसी में और भी जो प्रोविजंस किए गए इनकी आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों, फिलहाल बहुत डिटेल में तो हम इन सब चीजों को जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में एक एनालिसिस, शॉर्ट में एक एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को देते हुए सारे सेक्शंस को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं अपने उस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीसी के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शंस या सेकेंड या जो सूट है, दूसरी सूट है, सूट पर बार कैसे कैसे या किन किन प्रोविजंस के तहत लगाया जा सकता है उनकी चर्चा करिए, उनके बारे में लिखिए। तो हमने जनरली अगर हम बात करें तो हम जो सेक्शन पढ़ते हैं तो एक सेक्शन जो है सेक्शन 10 और दूसरा सेक्शन 11, इसके अलावा में सेक्शन 21A में भी प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा में हम अगर बात करें कि ऑर्डर 2, रूल 2, सब रूल 3 और अगर प्रोविजन की बात करें तो ऑर्डर 22, रूल 9 और प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर 23, रूल 3A और हम अगर प्रोविजंस की इसके साथ में देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 और एक्सप्लेनेशन नंबर 5 जो है वो भी सेकेंड सूट की प्रोसीडिंग जो है प्रोसीडिंग पर रोक लगाता है। दोस्तों, सेक्शन 10 भी सेकेंड सूट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाता है और 11 में भी, लेकिन इसमें जो एक मेन या जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, सेक्शन 10 का एप्लीकेशन तब होगा जब एक मामला कोर्ट में पेंडिंग है और उसी मामले को दूसरी कोर्ट में फिर से इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है। सूट की प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग है और वही सेम मामला उन्हीं पार्टीज के बीच में फिर से अगर कोर्ट में लाया जाता है तो वहां पर दूसरी सूट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाई जा सकती है सेक्शन 10 के माध्यम से। जब सेक्शन 11 की बात करते हैं जो रेस जुडिकेटा का प्रोविजन करता है
तो इसमें कब रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है? तो एक मैटर फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, और जो फाइनली डिसाइडेड मैटर है उसका रेस जुडिकेटा पेंडिंग मैटर पर अप्लाई कर दिया जाएगा, या उसका रेस जुडिकेटा लग जाएगा जो मैटर कोर्ट में फिर से इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो मेन या जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये सेक्शन 10 तब अप्लाई होगा जब मामला कोर्ट में पेंडिंग हो, और 11 तब अप्लाई होगा जब एक मैटर कोर्ट के द्वारा फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है और दूसरा मैटर या तो कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता है या दूसरा मैटर कोर्ट में पेंडिंग होता है। तो हम अगर बात करें कि डिसाइडेड मैटर का रेस जुडिकेटा जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट की जाने वाली सूट है उस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। डिसाइडेड मैटर का रेस जुडिकेटा जो मामला कोर्ट में पेंडिंग रह चुका है जिसके बारे में फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बात करता है उस पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों जब हम रेस जुडिकेटा की कंडीशंस की बात करेंगे तो रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन तब होगा जब रेस जुडिकेटा के साथ में बताई गई सारी कंडीशंस फुलफिल हों। तो हम एक एक करके कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए रेस जुडिकेटा की पहली कंडीशन ये है कि 2 सूट्स होना चाहिए जिनमें से एक सूट को फाइनली एक सूट डिसाइडेड हो और दूसरी सूट जो है या तो इंस्टीट्यूट की गई या कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, दोनों सूट्स में जो इश्यूज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब जो सब्सिक्वेंट सूट में इश्यूज हैं वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में इश्यूज डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इश्यूज के रूप में रह चुके हों। तीसरा, अगर हम बात करें कि दोनों मामलों में पार्टीज सेम होना चाहिए, पक्षकार दोनों मामलों में सेम होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए और प्रीवियस कोर्ट जो होना चाहिए, प्रीवियस कोर्ट सब्सिक्वेंट मैटर को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और लास्ट अगर हम बात करें कि पार्टीज को सुना जाना चाहिए और सुनने के बाद में मैटर फाइनली डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। हम जब बात करते हैं कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कोर्ट के पास में क्या होना चाहिए, ज्यूरिस्डिक्शन जो है ज्यूरिस्डिक्शन कोर्ट के पास में होना चाहिए। हम जब ज्यूरिस्डिक्शन की बात करते हैं सिविल मामले में तो ज्यूरिस्डिक्शन 3 तरीके का होता है। एक जिसको हम लोकल या हम जिसको क्या कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। दूसरा ज्यूरिस्डिक्शन देखिए जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पेक्यूनियरी। और तीसरा ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो कौन सा ज्यूरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर से संबंधित ज्यूरिस्डिक्शन। अब अगर कोर्ट के पास में ये तीनों ज्यूरिस्डिक्शन हैं तो उस कोर्ट को कॉम्पिटेंट कोर्ट कहा जाएगा, सक्षम न्यायालय कहा जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी ज्यूरिस्डिक्शन कोर्ट के पास में नहीं है, कोई एक ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, तो ऐसी कोर्ट जो कि उस कोर्ट को कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं कहा जाएगा। रेस जुडिकेटा की दोस्तों देखिए कंडीशन, सारी कंडीशंस के साथ में एक कंडीशन ये भी है कि प्रीवियस कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू हियर सब्सिक्वेंट मैटर। पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती बात की सुनवाई करने के लिए सक्षम होना चाहिए, टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। अब देखिए कोर्ट सक्षम होना चाहिए तो ही रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, और अगर कोर्ट सक्षम नहीं है तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम जब बात करते हैं सेक्शन 21 के प्रोविजन की, तो सेक्शन 21 का प्रोविजन ये कहता है कि जहां पर कोर्ट के पास में टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, और दूसरा पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन और तीसरा एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो हम जब बात करते हैं कि किसी कोर्ट के पास में टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है और ऐसी कोर्ट में कोई भी मामला प्लेंटिफ ने इंस्टीट्यूट कर दिया है तो डिफेंडेंट को ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए कि ये कोर्ट जो है इस कोर्ट के पास में टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं। लेकिन अगर डिफेंडेंट ने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया या डिफेंडेंट ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करता है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, तो अब मैटर अगर ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और डिफेंडेंट अपीलेट कोर्ट में जब पहुंचता है तो अपीलेट कोर्ट उसको किसी भी तरीके की रिलीफ नहीं देगा, मतलब कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा और वो उसी मामले को अगर दोबारा से कोर्ट में लेकर के आता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन जो होगा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो हम अगर बात करें कि मान लीजिए कोई कोर्ट टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं रखती थी और उसने किसी मैटर को डिसाइड कर दिया, लेकिन डिफेंडेंट ने सेम कोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं था, तो अपीलेट कोर्ट रिविजनल कोर्ट में भी वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। अब बात आती है कि क्या रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अगर डिफेंडेंट उसी मैटर पर दूसरी सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है, क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, सेक्शन 11 अप्लाई होगा? तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 11 नहीं अप्लाई होगा तो मतलब पार्टी दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है,
तो दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट ना कर सके, इसलिए सेक्शन 21A में प्रोविजन किया गया कि अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के पास में नहीं था और उसने किसी भी मैटर को डिसाइड कर दिया है तो वहां पर भी पार्टी दूसरी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती है। मतलब हम अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट सेक्शन 11 का और ऑब्जेक्ट सेक्शन 21A का सेम है, बट हम अगर बात करें कि एप्लीकेशन के मामले में तो उनमें अंतर। सेक्शन 11 तभी अप्लाई होगा जब कोर्ट सक्षम होना चाहिए जिसने डिसीजन दिया, और सेक्शन 21A तब अप्लाई होगा जब कोर्ट के पास में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था और उसने डिसीजन दे दिया, तब भी उसका डिसीजन मान्य होगा। तो ये हो गया सेक्शन 21 और सेक्शन 11। सेक्शन 21A जो है वो क्या करता है, दूसरी सूट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाता है। एक 11 रोक लगाता है और 21A भी रोक लगाता है। दो प्रोविजन, तीन प्रोविजन हमारे पास में हो गए। अगला प्रोविजन देखिए क्या है, ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3। ये झारखंड पीसीएसजे में मिलाकर के पूछा गया था, और किसके साथ में मिलाकर के पूछा गया, तो सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 5 के साथ में अगर हम बात करें तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम था, ये मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रीलिम्स के एग्जाम में ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3 मिला जुला करके पूछा गया था। हम जब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 5, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में यह कहा गया कि पार्टीज ने कई सारे रिलीफ, मान लीजिए 3 रिलीफ उसने कोर्ट में क्लेम किए। प्लेंटिफ जो था, प्लेंटिफ ने 3 रिलीफ कोर्ट में क्लेम किए और 3 में से 2 रिलीफ कोर्ट ने ग्रांट कर दिए एक्सप्रेसली, लेकिन जो तीसरा रिलीफ था उस तीसरे रिलीफ पर कोर्ट जो है साइलेंट रहता है। तो तीसरे रिलीफ पर अगर कोर्ट साइलेंट रहता है तो यह मान लिया जाता है कि कोर्ट ने वो रिलीफ देने से इनकार कर दिया, कोर्ट रिलीफ देना नहीं चाहती, उसको डिनाई कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कि इस पार्टिकुलर रिलीफ जिस पर कोर्ट साइलेंट रहती है, अगर कोई पार्टी इस रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है तो एक्सप्लेनेशन 5 उस पर रोक लगा देता है कि उसने रिलीफ तो सारे रेज किए, लेकिन 2 रिलीफ के बारे में कोर्ट ने एक्सप्रेसली उसको ग्रांट कर दिया और एक रिलीफ के बारे में कोर्ट ना तो ग्रांट करती ना मना ही करती है, तो उसको मना मान लिया जाता है। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरी सूट कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती। हम अगर बात करें कि इसने भी रोक लगा दी। अब हम जब बात करते हैं ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3, तो ये कहता है कि 2 रिलीफ तो कोर्ट में ग्रांट रेज किए गए, लेकिन एक रिलीफ इसको भी रेज करना चाहिए था, लेकिन पार्टी के द्वारा उस रिलीफ को कोर्ट में रेज नहीं किया गया। तो देखिए 2 रिलीफ उठाए गए कोर्ट में, लेकिन तीसरा रिलीफ जो था, तीसरा रिलीफ कोर्ट में उठाया नहीं गया। अब मैटर 2 रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब मैटर 2 रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब बात आती है कि तीसरे रिलीफ को लेकर के क्या वो सूट अगर इंस्टीट्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3 ये कहता है कि अगर आपने न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, कोर्ट की परमिशन के बिना अगर कोई रिलीफ जो था, रिलीफ को कोर्ट में क्लेम नहीं किया है, तो आप उस रिलीफ के बेसिस पर दूसरी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3 भी दूसरी सूट के पर रोक लगाता है। अगला देखिए हम बात करते हैं अबेटमेंट ऑफ सूट। हम जब ऑर्डर 22 की बात करते हैं तो ऑर्डर 22 में अबेटमेंट ऑफ सूट और डिसमिसल ऑफ सूट की बात की गई है। हम अगर बात करें कि जब भी पार्टी का मुकदमा कोई कोर्ट में चल रहा है, कोई सूट की प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, उस दौरान अगर डिफेंडेंट की डेथ हो गई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डिफेंडेंट की अगर डेथ हो गई तो डिफेंडेंट की डेथ के बाद में डिफेंडेंट का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डिफेंडेंट की जगह उसको लेना चाहिए। मान लीजिए डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह पर नहीं आता है, मतलब हम अगर बात करें कि प्लेंटिफ तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन डिफेंडेंट की डेथ के बाद में डिफेंडेंट का कोई भी एलआर, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह पर नहीं आता, तो यहां पर अबेटमेंट ऑफ सूट का डिसीजन या अबेटमेंट ऑफ द सूट का जो ऑर्डर होगा वो कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा। अब इसका मतलब देखिए क्या होगा, अबेटमेंट का मतलब फाइनली मैटर डिसाइड हो गया किसके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में। अब फाइनली मैटर जब प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हो गया तो अब हम बात करते हैं कि उसी बेसिस पर डिफेंडेंट का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर दूसरी सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है, क्या वो इंस्टीट्यूट कर सकता है? तो ऑर्डर 22 रूल 9 ये कहता है कि दूसरी सूट इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं कि क्या इस पर रेजुडिकेटा अप्लाई हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। रेजुडिकेटा के एप्लीकेशन के लिए देखिए क्या जरूरी है कि पार्टीज मस्ट बी हर्ड, पक्षकारों को सुना जाना चाहिए, एंड मैटर शुड बी डिसाइडेड फाइनली, अब एवं मामले को अंतिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या है कि पार्टीज को सुना नहीं गया,
लेकिन मामला जो था, मामला अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया, मैटर फाइनली डिसाइड कर दिया गया। तो मैटर तो फाइनली डिसाइडेड है, लेकिन पार्टीज को सुना नहीं गया। अब पार्टीज को सुना नहीं गया तो रेस जुडिकेटा के लिए सुना जाए तब डिसाइड किया जाए, तब रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। तो अब रेस जुडिकेटा नहीं अप्लाई हो सकता है तो दूसरी सूट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाएगा कौन? तो ऑर्डर 22 का रूल 9 जो का रूल 9 रोक लगाएगा। अगला देखिए प्रोविजन ऑर्डर 23 रूल 3A। जब हम ऑर्डर 23 की बात करते हैं तो आपस में पार्टीज ने अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया और कॉम्प्रोमाइज करके अगर कोई डिक्री आ जाती है तो मैटर फाइनली डिसाइडेड तो है। कॉम्प्रोमाइज करके कोई अगर डिक्री आती है तो सच मैटर इज फाइनली डिसाइडेड। लेकिन हम अगर बात करें कि क्या उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, तो रेस जुडिकेटा की कंडीशन क्या है? सुना जाए फिर निर्णित किया जाए। अब यहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो मेरिट पर मैटर तो सुना नहीं गया। अब मेरिट पर मैटर सुना नहीं गया, कॉम्प्रोमाइज करके उसको डिसाइड करवाया गया, तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल यहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लीकेबल होगा? क्योंकि पक्षकार को सुना नहीं गया है और बिना सुने ही मैटर फाइनली डिसाइड हो गया, तो इसलिए रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लीकेबल नहीं होगा। अब नहीं होगा तो किसका मतलब क्या है कि दूसरी सूट क्या पार्टी के द्वारा इंस्टीट्यूट की जा सकती है? तो इसलिए नहीं इंस्टीट्यूट की जा सकती दूसरी सूट क्योंकि सेक्शन 11 रोक नहीं लगा सकता है, लेकिन ऑर्डर 23 का रूल 3A ये कहता है कि अगर दूसरी सूट इंस्टीट्यूट की जाती है उसी मामले पर तो पक्षकार दूसरी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। उस सूट पर बार ऑर्डर 23 रूल 3A का लग जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कोई एक प्रोविजन बार नहीं लगाता है, कोई एक प्रोविजन रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बहुत सारे बिखरे हुए प्रोविजंस रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं। और जरूरी नहीं कि आप मेंस आंसर राइटिंग करें तो सारे के सारे प्रोविजंस इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ प्रोविजंस का अगर आपने एक्सप्लेनेशन किया या सबका एक्सप्लेनेशन कर दिया वो चलेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं कि सारे के सारे प्रोविजंस को आप बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपके पास में समय और पेज दोनों की लिमिट होगी। इसलिए इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और बहुत ज्यादा अपने कंटेंट को आपको बढ़ाना भी नहीं है। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से एक बात बोलता हूं, फिर से मैं कहूंगा कि हर प्रोविजन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अपनी लिमिट्स, अपना दायरा जरूर तय करके चलें, क्योंकि अगर आपकी लिमिट्स, आपका दायरा तय होगा तो कहीं ना कहीं पर से आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। हम अगर बात करें कंपटीशन के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यह आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या नहीं पढ़ने वाली चीजें पढ़ने वाली चीजों से काफी कम है। कंपटीशन का अपना एक डेफिनेट एरिया है, आप अगर उसी एरिया में रह करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छे अंकों के साथ, अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ में अपने PCSJ या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, आप उस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक। अगर आप लोगों को इस मेरे समझाने में शॉर्ट में चूंकि हमने चीजें बताई हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट के अनुसार अगर होगा तो मैं लाइव या रिकॉर्डेड अपना इसी मैटर को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आप सारे लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। जैसा भी, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो भी आप कमेंट करके बता दें, कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट करके बता दें। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, नेक्स्ट इंटरलिंकिंग के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।